गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। इधर देखो, तो चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। अरे अब हंसी मजाक बंद करो, बैक ऑन ट्रैक। आगे आओ, दोनों आगे आओ, दोनों आगे आ जाओ। एक इधर आ जाओ गरिमा के पास, एक समीक्षा के पास, जल्दी। सो चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम अभी। नंबर सिस्टम, यहाँ से हम एक रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं कुछ दिनों का, 10 से 15 दिन का एक रिवीजन सेशन चला रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे, 3 कवर करेंगे, 4 कवर करेंगे एंड 6 कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है। और 2 मैं पहले करवा चुका हूँ रिवीजन 2 बार, और 5 हाल ही में किया है। तो इन शॉर्ट 1 to 6 का वो पैकेज तैयार हो जाएगा हमारा पूरा। 1 to 6 का पूरा पैकेज तैयार हो जाएगा। फिर 1 to 6 को नहीं देखना, पूरा कोर्स होने के बाद ही एंड में देखना है, उससे पहले उसको देखने का काम ही नहीं रहेगा। समझ गए? ठीक है। उसके बाद फिर रिमेनिंग चैप्टर्स कवर करेंगे एक बार के लिए, और फिर पूरी बुक का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है। अब रिवीजन कैसे करना है, तो मैथ्स का रिवीजन कैसे हो सकता है? प्रैक्टिस करने से। तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दे सकता हूं तो वो भी आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। नोट्स जो एक बार बना लिए हमने, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला लिखना है या मान लो कोई टेक्निक लिखनी है, तो वो सेम टेक्निक सेम फॉर्मूला होगा, तो हम वो फिर से नहीं बनाएंगे। जिनके इनकम्प्लीट हैं उनको पुरानी वीडियो से कवर करने हैं। किसी की नोटबुक लेके नहीं कवर करने, वापस किसी की नोटबुक लेके नहीं कवर करने हैं, पुराने वीडियो से कवर करने हैं। तो आपको जिस जिसके भी पेंडिंग है, आप पर्सनली मैसेज करो कि आपको 1.1 का इंट्रोडक्शन चाहिए कि 1.2 का चाहिए कि 1.3 का चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। हम अभी रिवीजन सेशन में क्या करेंगे, प्रैक्टिस ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। शुरू करें? ओके। और जो कंबाइंड टेस्ट लेंगे, डोंट वरी, वो एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। जो क्योंकि 3 चैप्टर्स के एक साथ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो लिखते लिखते थक जाओगे आप। तो इसलिए एमसीक्यू पैटर्न पे होगा, आप सॉल्व करो और टिक करो। ठीक है, अब तो ठीक है। अब तो 5 का नहीं 3 का लेंगे। चलो आ जाओ। नंबर सिस्टम, ये हमारा पहला चैप्टर था। ठीक है, हाँ बोलो, बोलो, कोई डाउट? नो। सुनो, टू स्टार्ट विद, सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर नंबर्स की नॉलेज थी। किसकी नॉलेज थी? अब देखो, कुछ कुछ तो चीजें ऐसी हैं वो तो बतानी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि सर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं पहले ही। कुछ कुछ चीजें तो बतानी पड़ेगी, डिटेल में ना बात करके ऊपर ऊपर से तो बात करनी पड़ेगी। तो नंबर्स की बात करते हैं हम, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। नक्षत्र, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं आपके साथ? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टाइप पूछ रहा हूँ, क्लासिफिकेशन। 2 टाइप के, कौन कौन से? रियल नंबर और होल नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। वेरी गुड। देखो, मैथमेटिक्स के हिसाब से कोई भी नंबर मैं उठाऊं वो या तो रियल होगा या नॉन रियल होगा, और नॉन रियल को अपन कहते हैं इमेजिनरी। क्लास 11th में उसी को कहेंगे कॉम्प्लेक्स, नाम बदलते जाएंगे। हाल फिलहाल के लिए रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी। तो 2 तरीके के नंबर्स होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके। एक तो होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। अब देखो, अभी मैं जो ये ग्राफ वगैरह बनाऊंगा थोड़ा रफ बनाऊंगा, तो मैं नहीं कहूंगा कि इसमें से नोट करो कुछ, क्योंकि ये रफ है। बिल्कुल अच्छे से ग्राफ, ये पूरे टेबल वगैरह पहले वाले नोट्स में बनाया हुआ है, तो आपको कुछ नोट ही करना है तो वहां से करना, ताकि सब कुछ नोट हो जाए। ओके। इसमें हो सकता है कि मैं भी थोड़ा स्पीड में चलूंगा, कुछ नोट करूं कुछ नहीं करूं, तो आपका फिर वो नोट्स अच्छे से नहीं बन पाएंगे। जिनके भी नहीं बन रहे उनके लिए कह रहा हूँ, तो आप वीडियो से ही नोट करके अच्छे से नोट्स बनाएं। अभी आप केवल समझने पे ध्यान दें। ओके, रियल एंड सेकेंड पार्ट इज कॉम्प्लेक्स। तो फिर क्लास 11th में उसका नाम है, हाल फिलहाल के लिए उसका नाम इमेजिनरी, या फिर नॉन रियल कह दो, सिंपल। जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी। अब सुनिए, आज तक के हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, सुने, देखे, लिखे, याद किए, सॉल्व किए, सुने और सुनाए, सारे के सारे रियल है, सारे के सारे। यानी कि इमेजिनरी नंबर से आज तक हम वाकिफ ही नहीं हुए अभी तक कि होते क्या है। अब वो हम 10th में भी नहीं हो पाएंगे। 10th में बस छोटी सी झलक मिलेगी उसकी, एक जगह पे आके चैप्टर नंबर 4 पे हल्की झलक मिलेगी उसकी। बाकी पूरा डिटेल में 10th में भी नहीं है, बिल्कुल डिटेल में आप उनसे 11th में वाकिफ होंगे, अगर आप मैथ्स एज ए सब्जेक्ट चूज करते हो तो। और अगर नहीं करोगे तो जिंदगी भर सस्पेंस ही बना रहेगा आपके लिए कि इमेजिनरी नंबर आखिर होते कौन से।
मैं लॉक करता हूँ अभी सारे वीडियोस। चलो इधर आओ, क्लियर है जो मैंने कहा? तो यानी कि इस बात से आपको ये पता चल गया होगा कि मैं जिन भी नंबर्स के बारे में बोलूंगा सारे रियल के बारे में बोलूंगा, मैं इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात ही नहीं करूंगा। हमारे कोर्स में ही ऐसे मानो, हमारे कोर्स में सारे के सारे क्या है, रियल। बट एज ए टीचर ऑफ मैथ्स मेरा फर्ज होता है बताना कि रियल के अलावा भी दूसरे नंबर्स होते हैं। बुक में नहीं है उसका मेंशन, लेकिन मैं आपको कैजुअली बता रहा हूँ। ओके, होते क्या है ज्यादा डिटेल में नहीं। अब रियल नंबर्स अगेन दो टाइप्स के होते हैं, पता है आपको? रियल नंबर्स अगेन क्या होते हैं, दो टाइप। इसके मैं शॉर्ट में हिंदी वर्ड भी बताते जाता हूँ। रियल को बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक, और इमेजिनरी को काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक। देखो इमेजिनरी का मतलब ये होता है जो इमेजिनेशन में, असली में नहीं है, वो केवल इमेजिनेशन में, ऐसे नंबर। ठीक है, क्लियर? और जो रियल है वास्तविक, जिनसे अपन डील करते हैं रोज, वो है हमारे रियल नंबर। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया, रैशनल एंड। बेटा जो भी एब्सेंट था इस चैप्टर में बिल्कुल ढंग से समझेंगे, और कोई क्वेरी हो तो पूछेंगे। चलो छोड़ो, आज कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, आज केवल और केवल नंबर्स के बारे में सीखना है। पूरी क्लास में केवल और केवल नंबर्स के बारे में, इतनी माइनर डिटेल भी हमको पता होनी चाहिए। कोई भी हमसे पूछे आज की क्लास के बाद कि ये नंबर कौन सी कैटेगरी का नंबर है, आप बता पाओ। ओके, बिल्कुल तबियत से समझेंगे। अब भी अगर नोट करना है तो यहां से ना नोट करके वीडियो से नोट करो, क्योंकि यहां से कुछ छूट सकता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तो मैंने नोट्स में से पढ़ाया था, और अभी मैं विदाउट नोट्स एज ए कैजुअली बात कर रहा हूँ आपसे। ओके, तो हो सकता है कुछ छूट जाए तो आपके नोट्स फिर अधूरे रह जाएंगे। ओके ना? रैशनल एंड इरेशनल, हिंदी में बोलते हैं परिमय और अपरिमय। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमय अपरिमय। चाहे से आप याद मत करो, पर ऐसे कानों में कभी परिमय संख्या ऐसे आपके आवाज टकराए तो आप ऐसे मत कहना ये क्या है। ठीक है ना, आपको सब पता होना चाहिए, चाहे आप डिटेल में मत जाओ, ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। ठीक है, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स यानी कि हमने जितने भी नंबर्स देखे आज तक, इमेजिनरी तो कोई है नहीं, सारे रियल है, तो हमने जितने भी नंबर्स देखे, पढ़े, सुने, सॉल्व किए, या तो वो रैशनल हुए होंगे या वो इरेशनल हुए होंगे। अब आप अपने अपने पास्ट में जाओ और आप सोचो कि आप किन किन नंबर से आजकल आज तक आपकी मुलाकात हुई है, किस किस नंबर को आपने देखा है, पढ़ा है, लिखा है, सॉल्व किया है, उनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल है, ऐसा अपन सोचने बैठेंगे। ठीक है, तो अभी तक की नॉलेज के हिसाब से रिद्धि मुझे बताओ कि रैशनल इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ठीक है, हाँ, इरेशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी नहीं होते। ओके, आर्या बताओ, अब आपकी आवाज आनी चाहिए, उसकी नहीं आ रही थी ना? आपको आता ही नहीं है, कुछ तो आता है कि रैशनल इरेशनल क्या होता है, कुछ तो सुना होगा कहीं भी। अरे आप ये मत सोचो कि आप इस कोचिंग में क्या सीखे हो, इससे पहले क्लास 8 तक तो मैथ्स कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, रैशनल इरेशनल कहीं ना कहीं टकराई तो होगी आवाज, है किसी ने कुछ तो बताया होगा, कुछ भी पता है, जो भी पता है बोलो। सर सर मत करो, मैं अपने आप पूछ लूंगा, परीक्षित बताएगा। रैशनल इरेशनल में क्या फर्क है? हाँ, डेफिनेशन बता चल। ये तो सब इसने बोल दिया, ठीक है, सही बोल रहा है तू। हाँ, जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल, इरेशनल की डेफिनेशन यही होती है बेटा, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन ही दो हैं, तीसरा कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं है, तो जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल होंगे। तो रैशनल की डेफिनेशन अच्छे से समझ लें, तो जो उसकी डेफिनेशन को फुलफिल ना करे, एक भी जगह ब्रेक हो जाए, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। अभी तक कुछ पी बाई क्यू जैसी फॉर्म वाली डेफिनेशन इन दोनों ने बताई है, और कोई विस्तार से बताना? हाँ बता चल, अभी भी आवाज नहीं आ रही? ये तो न्यूज़पेपर रीडिंग थोड़ा ना करनी, समझा थोड़ा सा? ठीक है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल है। ठीक है, बैठो एक मिनट, इसने कहा जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आर्य, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल है। ठीक है, पक्का? क्या है रैशनल? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 7,
तो क्या ये रैशनल या इरेशनल? ओनली यू विल आंसर। इसके नीचे 1 भी आ सकता है। 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 7/1। तो इसको मैं p/q की फॉर्म में लिख पाया ना? अच्छा 7/1 छोड़ो, इसको 14/2 भी लिख सकते हैं, पता है आपको? 14/2 7 नहीं होता क्या? नहीं होता क्या? होता है। अरे और छोड़ो, आप इसको 21/3 भी लिख सकते हो, बोलो। अरे आप इसको 70/10 भी लिख सकते हो। तो कितने कितने तरीके हैं इसको p/q की फॉर्म में लिखने के? देयर आर इनफाइनाइट वेज ऑफ राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो कुल मिलाकर मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख पाया ना, तो यह है रैशनल, यह है रैशनल। ठीक है, अब नक्षत्र आप बताओ, क्या 0.5 रैशनल है या इरेशनल? अच्छा जो जो कवर होता जा रहा है मैं लिख देता हूँ। रैशनल में कौन कवर हुआ? 7 कवर हुआ था। ठीक है, हाँ 0.5 रैशनल या इरेशनल? 0.5 रैशनल बताया इसने, सही बताया क्या? हाँ 0.5 रैशनल कैसे है बताना? पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? नीचे 10 आ जाएगा, तो ये p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फर्दर इसको 5 से काट दूं तो 1/2 अभी भी p/q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी क्या हो गया? रैशनल। इसको भी शामिल कर दूं यहाँ पे, कर दो। ओके, तीसरा नंबर पूछ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे, एक टाइप का एक ही उठाएंगे। जैसे 7 उठा लिया तो कोई 8 नहीं बोलेगा, फिर कोई 10 नहीं बोलेगा, कोई 11 नहीं बोलेगा। एक टाइप का एक नंबर उठाएंगे। अब 0.5 उठा लिया, 0.7 भी। जब 0.5 रैशनल है तो 0.7 क्यों नहीं होगा? इसको 7/10 लिखते हैं, फिर p/q की फॉर्म में लिख दिया ना। ठीक है, तो एक कैटेगरी का एक ही नंबर उठाएंगे। 0.5 हो गया, 0.7 हो गया। हाँ हर्षित मुझे बताएगा नेक्स्ट। एक नंबर लिख रहा हूं मैं, आप मुझे बताएंगे कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। ध्यान से सोच के बताना बेटा। 1 रैशनल है, क्यों? कैसे p/q के फॉर्म में लिखेंगे हम इसको? अभी तो ये p/q की फॉर्म में है ही नहीं, अभी तो ये p/q की फॉर्म में है ही नहीं। तो p/q की फॉर्म में नहीं है तो फिर तो ये रैशनल है ही नहीं। अब आप इसको लिख के बता दो तो मान लूंगा रैशनल। नहीं लिख सकते इसको p/q की फॉर्म में? अवनीश बताओ, पहले तो बताओ रैशनल या इरेशनल? रैशनल है, p/q की फॉर्म में लिख के बताओ। इसको 1/1 लिख सकता हूँ ना, 1/1 1 होता है। और दूसरा कोई तरीका? दूसरा कोई तरीका नहीं है। 2/2, 3/3, 4/4, 5/5। हर्षित भाई हर्षित, अवनीश भाई अवनीश, अवधि भाई अवधि, अवधि से अवधि कटी, 1/1 बचा ना? ठीक है, क्लियर है? सो देयर आर इनफाइनाइट वेज अगेन 2/2। तो 2 1 अगेन किस में शामिल हुआ? किस में शामिल हुआ? रैशनल। हाँ नीलेश, आप मुझे बताएंगे। अरे सुनो यार, क्वेश्चन सुनो, आपस में बात करो। हम सीखने के लिए बैठे हैं और सीख तभी सकते हैं जब सबकी बातें सुने। अपनी बात बताने वाला कभी नहीं सीखता, दूसरे की बात सुनने वाला हमेशा सीखता है। ठीक है, 0 रैशनल या इरेशनल? रैशनल है, लिख सकते हैं इसको p/q की फॉर्म में, लिख के बताओ। 0/1 लिख सकते हैं ना बेटा? 0/1, आगे बोलो। 0/2 भी लिख दूंगा मैं तो, 0/3 भी लिख दूंगा, 0/anything। 0 के नीचे कुछ भी आ जाए आंसर 0 ही होता है। तो बस 0 ही नहीं आना चाहिए, 0 के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, मतलब किसी के भी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है बैठो, तो 0 को भी इधर शामिल करें। तो देखो ये आ गया कंप्लीट नंबर 7। 7 एक कंप्लीट नंबर है, अधूरा भी आ गया, डेसिमल भी आ गया, फिर 1 भी आ गया, फिर 0 भी आ गया। अच्छा एक और ले लेते हैं, सिंपल सा ले लेते हैं। जैसा मैंने कहा 3/5, तो 3/5 तो वैसे ही लिखा लिखाया दिख रहा है, दिख रहा है। इसका उल्टा ले लूं 5/3, तो वो भी हो जाएगा इसी कैटेगरी में। बोलो, इसको उल्टा करने का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल करना। तो रेसिप्रोकल करते हैं तो हो जाएगा। अच्छा एक अगला अगला क्वेश्चन, अभी मैं रैशनल नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर दें तो बदले में भी, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को फ्लिप कर दें, उल्टा कर दें। तो किसी रैशनल नंबर को, जैसे कुछ एग्जांपल्स में लिखे हुए हैं, इनका रेसिप्रोकल कर दें तो बदले में भी रैशनल नंबर मिलेगा क्या रेसिप्रोकल करने के बाद? बोलो ना, कॉपी में क्या लिखा हो? मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। आर्या बताओ, मिलेगा? यस वेरी गुड। देखो भैया,
बाकी सबका मिलेगा, 0 का नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपने 7 को क्या लिखा था, 7/1 लिखा था, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7। तो ये भी p/q की फॉर्म में, ये भी p/q की फॉर्म में, तो मिल गया ना, अगेन रैशनल मिल गया। अच्छा 0.5 को क्या लिखा था आपने, 5/10, 5/10 लिखा था, उल्टा कर दूंगा तो 10/5, अगेन रैशनल, अगेन रैशनल। चलो अगला बताओ, 1 को क्या लिखा था आपने, 1/1, उल्टा करेंगे अगेन 1/1, तो उल्टा करने के बाद भी रैशनल है। ठीक है, 3/5 को उल्टा 5/3 करके बताइए। लेकिन 0 का अगर मैं उल्टा कर दूं, तो 0 को मैंने लिखा क्या था, 0/1, उल्टा करते ही क्या हो जाएगा, 1/0, क्या हो जाएगा 1/0। तो यहां पर आती है रैशनल नंबर की डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 1 थी कि जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, डेफिनेशन नंबर 2 आगे ऐड ऑन कर रहा हूं मैं, p/q की फॉर्म में लिखने के बाद डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 1/0 बेशक p/q की फॉर्म है, पर इसमें डिनोमिनेटर 0 है यार, तो इसमें डिनोमिनेटर 0 है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। समझ गए क्या? यहां तक क्लियर है क्या? p/q की फॉर्म में लिखें, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो करीब करीब हमने सारे नंबर यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो फिर सर सारे ही रैशनल हो गए, फिर बचा ही क्या? तो इरेशनल नंबर होते कौन से वो तो बता दो जरा। तो बताओ इरेशनल नंबर का एग्जांपल दो। सब अलग अलग देंगे। सब अलग देंगे। √9 क्रॉस। ठीक है, हाँ आगे बोलो। याद रखना अपना एग्जांपल है ना, जो 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 गलत था। √13, √17, पाई। ओके वेरी गुड। √2 हो चुका है यूज। 23, ओनली 23, 20, √20। हाँ आपका हो गया, हाँ बोलो। √24, √13 हो चुका है, 30, ओनली 30, 30। √30 ना, हाँ अब दी 27 पाई। अच्छा समीक्षा बोलो। √27, ठीक है, बोलो आर्या। √0, √24, ओके। √67 पाई, √11, ठीक है। तो करीब करीब जिन्होंने एग्जाम्पल्स दिए उसमें से प्रियांशु का तो रॉन्ग है खैर, लेकिन जिनके करेक्ट है, आप सबके बाकी एग्जाम्पल्स करेक्ट हैं, तो जिसको मैं पूछूंगा जवाब देगा। तो अवधि मुझे जवाब नहीं, अवधि नहीं देगी, रुको एक मिनट रुको, मुझे आर्या जवाब देगी। आर्या आपने क्या एग्जाम्पल दिया था, खड़े दो एक बार। हाँ √24 आर्या का जवाब था इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल के फॉर्म में, यस और नो। √24 आपका जवाब था कि ये क्या है, इरेशनल है। क्या है ये? जवाब बदलना चाहोगे, रैशनल में डालना चाहोगे इसको, रैशनल? तो फिर रैशनल का एक और एग्जांपल दो। नहीं पता? अभी तक तो पता था, अब रैशनल नंबर क्या होते हैं भूल। अच्छा √24 12 होता है। हाँ रुके हुए हम कहीं नहीं जा रहे यार, हेयर ओनली, आपको नहीं। ठीक, तो बैठो। परीक्षित खड़ा हो, क्या एग्जाम्पल दिया था तूने? तो फिर अब एक एग्जाम्पल दे। √26 इरेशनल है ये पक्का? सोच ले, बदलना चाहेगा आंसर, लॉक कर दे। ओके, रैशनल नंबर क्या था एक बार फिर से बताओ, रैशनल नंबर क्या था एक बार? रैशनल, रैशनल जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें और 0 नहीं आना चाहिए बस नीचे, यही था। देखना में परीक्षित है बाकी सारे बच्चे। √26 को मैं √26/1 लिख रहा हूं। नहीं ऐसे लॉजिक मत दे यार, ऐसे लॉजिक मत दे कि सर ये तो हमको स्कूल में पढ़ाया था तो रैशनल होता है। आप मेरी बात सुन, हम बिल्कुल अभी फ्रेश बात कर रहे हैं ना, जो हमने तर्क वितर्क किए उसके बारे में बात हो रही है।
तो ऐसे तो सीखेंगे, ऐसे तो जो कचरा है, जो डाउट्स है हमारे माइंड में, ऐसे तो क्लियर होंगे। ओके ना। सर आपने कहा कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दो सर, रैशनल हो जाएगा, तो मैंने तो लिख दिया। आपने अभी अभी रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या दी जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके? नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। मैंने पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा इसको, नीचे जीरो आ रहा है। अभी तक जो बातचीत हुई है उस बातचीत के हिसाब से तो ये रैशनल साबित हो गया, हुआ नहीं हुआ? क्यों करूं? मेरे को तो पी बाई क्यू, अभी सपोज करो इधर देखो 0.5 को हमने 5/10 लिखा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं या ना करूं, ये रैशनल है ना, मेरी मर्जी में सॉल्व करूं, 5 से 10 काटूं नहीं काटूं, मेरी मर्जी। जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट होकर रैशनल बन गया ना, मतलब रैशनल है ना, ये साबित हो गया ना। तो √26 को मैंने √26/1 एंड सिमिलरली √24 को मैं √24/1 लिख दूं, तो ये सारे के सारे रैशनल साबित हो रहे हैं यार। ये सारे के सारे क्या साबित हो रहे हैं? रैशनल। इसका मतलब है अभी रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में कुछ पार्ट अभी और मिसिंग है। दो पार्ट तो कवर कर लिया हमने, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सके, दूसरा पार्ट नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तीसरा पार्ट कौन बताएगा? शैली, व्हाट इंटीजर्स, एक्सप्लेन करो। नहीं पूरा नहीं, प्रैक्टिस बैठो। नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। हाँ बोलो। ये नोटबुक मेरे को दे, पहले नोटबुक मेरे को दे। बैठ जाओ, ठीक है बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, आपसे शक्ल मत छुपाओ, आपसे। सो रैशनल नंबर पहले तो बताओ, √24 √26 रैशनल है या रैशनल? √24 या √26 रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल है। तो इरेशनल तो वो होते हैं इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हम, पर हम तो लिख पाए। ऐसे तो सबको लिख देंगे, सारे ही रैशनल है, कोई रैशनल है ही नहीं। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? वेरी गुड, बैठिए। अब सुनिए, आखिरी राज बोल रहे हैं रैशनल नंबर का। पहला राज था कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा राज ये था कि नीचे वाला जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा और अंतिम राज है, बिल्कुल कान खोल के सुनो, जैसे ही आप उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर रहे हो, तो ऊपर वाला पी और नीचे वाला क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या कहा मैंने? अब सर ये क्या होते हैं? आधे लोगों के माइंड में ये बात आई होगी, ये क्या नहीं बला दू, तू तो पिछले साल ही कह दिया था मेरे को। बैठ जा अभी, बैठ जा। तू इंटीजर्स की डेफिनेशन दे रहा था, मैं इंटीजर्स की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। अभी जब पूछा तो नहीं बता पाया ना। देखो, एक रटी रटाई बात को बोलते ना हाँ 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 ऐसे करके, और एक फिर जब किसी कोई सवाल जवाब हो उसके बीच में बोलने में फर्क होता है। रटी रटाई बात को बोलना आपका, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब सवाल जवाब हो रहा है उसके अंदर वो बात कही है आपने, नहीं कही। सुनिए, अब हम बात करेंगे, चुप हो जाएगा। इंटीजर्स क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन फुलफिल हो पाएगी। क्योंकि रेशनल नंबर का तीसरा अंतिम पॉइंट क्या था कि पी और क्यू यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी इंटीजर्स। तो एक बार पहले मैं रेशनल नंबर की तीनों पॉइंट्स लिख रहा हूं और फिर इंटीजर्स की बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या था? विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म, which can be written in the form p by, which can be written in the form of p upon q, ठीक है, which can be written in the form of p by। सेकंड पॉइंट क्या था कि जो डिनोमिनेटर है ना q, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऐसे याद रख लें कि नीचे वाला, या ऐसे याद रख लें डिनोमिनेटर वाला, या ऐसे याद रख लें q, एक ही बात, जैसे आपको याद है। कुल मिला के डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अरे सुन तो ले। तीसरी चीज क्या है कि P और Q दोनों के दोनों, P एंड Q बोथ शुड बी इंटीजर, बोथ शुड बी, कुछ लोग इसको इंटीजर्स भी पढ़ते हैं बट एक्चुअली इट इज इंटीजर्स, इंटीजर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बताओ दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, नॉट इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स बता दूं फिर ये पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, फिर तो नहीं अटकोगे। आ रहा है इंटीजर्स बता दूं फिर तो नहीं अटकोगे कभी भी, फिर नहीं कहोगे ना कि मुझे नहीं पता। ओके, सो इंटीजर्स के बारे में बता रहे हैं। अगले पेज सुनना ध्यान से।
देखो कई बार क्या होता है, किसी वर्ड का मीनिंग उसके इंग्लिश वाली स्पेलिंग को छोड़कर हिंदी वाली स्पेलिंग से समझ में आता है। तो इंटीजर को हम ये नोटबुक हाँ, सो इंटीजर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसका संधि विच्छेद तो संधि विच्छेद करें तो बनता है पूर्ण प्लस अंक, नहीं अंक, अंक बोला पता नहीं, पूर्ण प्लस अंक, ठीक है, पूर्ण प्लस अंक, ठीक है। अब इसका इसका मीनिंग समझते हैं। पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट, पूरा, पूरा, अधूरा नहीं, पूरा, जल्दी जा। और अंक का मतलब नंबर, तो कंप्लीट, कंप्लीट, तो इंटीजर का मतलब समझ में आया, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। अब कंप्लीट इनकम्प्लीट कैसे होता है? जैसे मैंने कहा 1 कंप्लीट है, मैंने कहा 2 कंप्लीट है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, वो सारे इनकम्प्लीट है। जिसमें का 1.5, 1.5, 1.6, पौने 2, ये सब अधूरे हैं। 1.9 भी अधूरा है। पूरा क्या होगा? 1 के बाद अगला नंबर पूरा 2 ही आएगा। उसके बीच में बहुत सारे नंबर से मानते हैं, लेकिन सारे के सारे नॉन इंटीजर्स हैं, सारे के सारे अधूरे हैं। 2 के बाद अगला पूरा नंबर 3 आएगा, 3 के बाद अगला पूरा नंबर 4 आएगा। पीछे भी जा सकते हैं हम, 1 से पिछला पूरा नंबर 0 है, 0 से पहले -1 है, -1 से -2 है, ठीक है। कहने का मतलब नॉन डेसिमल नंबर्स होने चाहिए, डेसिमल नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होती है, नॉन इंटीजर में हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपका आंसर एक इंटीजर आएगा, नहीं आएगा? कोई कहेगा 10.5, कोई कहेगा 11.5 है सर, कोई कहेगा सर 11.15, ये पौनी है, हाँ, ये अभी अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है। और ये कोई ऐसे कहेगा कि ये दूसरा है, कहाँ गया पूरा, हाँ, नहीं ना, ठीक है। कोई भी साइज हो, कोई भी शेप हो, आप एक ही काउंट करोगे एक को। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आंसर इंटीजर फॉर्म में ही आता है। समझ गए? क्लियर है? हाँ, हो गई बात, ठीक है। इधर सुनो, और एक एक एग्जांपल दे सकते हो जिसका आंसर हमेशा इंटीजर फॉर्म में होता है। अरे रियल लाइफ सिचुएशन से कोई ऐसा एग्जांपल दो जिसका आंसर हमेशा, जैसे मैंने कहा इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपका आंसर इंटीजर ही आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, लेकिन नॉन इंटीजर नहीं आ सकता कि 10.5, 10.6, 10.5, 5.2 ऐसे क्या नंबर ऑफ पेंसिल्स, यस ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल्स और नंबर ऑफ नोटबुक। अच्छा, अगर अब मैं कह रहा हूँ, अब आप बताना इंटीजर में आएगा नॉन इंटीजर में आएगा, दोनों में आ सकता है। मैंने कहा क्वांटिटी ऑफ शुगर, नॉन इंटीजर में भी आ सकती है, क्योंकि 1.5 किलो शुगर भी होती है। ऐसा थोड़ा कि 1 किलो के बाद 2 किलो ही मिलती है, 1.5 किलो मिलती नहीं, ठीक है ना। तो ये तो नॉन इंटीजर में आ सकती है, इनकम्प्लीट भी आ सकती है ना, ठीक है। मैंने कहा क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, नॉन इंटीजर, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई फिक्स 1 लीटर ही दे, कोई 2 लीटर ही दे, बीच का अमाउंट भी ले सकते हैं तो नॉन इंटीजर है, नहीं ले सकते तो फिर इंटीजर। ओके, ठीक है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स, क्या? अब सुनो एग्जाम्पल सुनो। अगर मैं शॉपकीपर से लेने गया तब तो इंटीजर है, क्योंकि शॉपकीपर थोड़ा 2.5 देगा या 3.5 देगा, वो तो 2 देगा या 3 देगा। लेकिन आप लोग आपस में शेयर कर रहे हो, अब वो नॉन इंटीजर हो सकती है। मान लो 2 लोग हैं और 3 चॉकलेट है, तो 1.5 डिवाइड कर सकते हैं ना वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स अगर हम घर पे बैठ के शेयर कर रहे हैं तो नॉन इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है, और दुकान पे लेने जाए तो फिर इंटीजर वैल्यू भी आएगी। ओके, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ हेयर नॉन इंटीजर कैसे बताओ? देखो मेरी बात सुनो, आप अंदाजा ऐसे मत लगाओ कि गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, आप अंदाजा ऐसे लगाओ कि बीच की वैल्यू आ सकती है कि नहीं आ सकती। कैसे? एक मिनट, हाँ, तो लेंथ बड़ी हो या छोटी है, काउंट तो एक ही होगा। मुझे एक चीज बताओ, अभी तू लंबी है और ये शॉर्ट है, तो मुझे एक चीज बताओ, आप अपने आप को 2 काउंट करते हो, क्योंकि आप लंबे हो तो आप अपने आप को 2 काउंट करोगे, और ये शॉर्ट है तो अपने आप को आधा काउंट देगी क्या? नहीं करेगी ना, नहीं करेगी ना। तो इसका मतलब है कि लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप भी एक हो, ये भी एक है, तो नंबर ऑफ हेयर जो भी होगा वो इंटीग्रल वैल्यू होगी। हम गिन नहीं सकते, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, वो अलग एक बात हो गई, वो अलग अप्रोच हो गई, उस चीज से नहीं सोच रहे हम सोच रहे हैं कि आंसर कंप्लीट में आएगा या इनकम्प्लीट में आएगा, वो होता है इंटीजर एंड नॉन। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब वापस चले उधर, इंटीजर की वैल्यू समझ में आ गई, इंटीजर का मतलब समझ में आ गया पूर्ण। तो इंटीजर कौन कौन से होंगे? तो जनरली जो अपन नंबर लाइन पे नंबर्स लिखते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि हाँ नहीं होते हैं, मैं मानता हूं होते हैं, मैंने क्या कहा, जनरली जो हम लिखते हैं, हम लिखते थोड़ा ना रूट टू रूट थ्री उसके बीच में है, हम जनरली यही लिखते हैं, देखो 1 2 3, इधर -1 -2 -3, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? इंटीजर्स है। तीन टाइप के इंटीजर्स होते हैं, कितने टाइप के? तीन। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं, और इसको कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल इंटीजर। यहाँ तक क्लियर है? तो इंटीजर के बारे में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। अब इंटीजर के बारे में एक बात और बतानी है, उससे पहले वापस मैं रैशनल पे जा रहा हूँ और फिर वापस इधर आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इधर आए थे केवल इंटीजर को समझने के लिए, हमारा कॉन्सेप्ट तो वो चल रहा था ना, समझ गए इंटीजर। अब बात करते हैं रूट 24 क्यों नहीं है रैशनल नंबर, क्योंकि इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखता हूं तो 1 2 तो इंटीजर है, 2 तो इंटीजर है पर कंप्लीट है अपने आप में, लेकिन रूट 24 की आप खुद कैलकुलेट कर लेना, किसी को रूट सॉल्व करना आता हो नहीं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देना, इसकी वैल्यू 4.9 ऐसे कुछ आएगी, अधूरी आएगी, पूरी नहीं आएगी। तो रूट 24 जो हुआ वो नॉन इंटीजर हुआ ना, क्या? अब किस किस में होगा किस किस में नहीं होगा वो बात करते हैं, ठीक है ना। अभी कुल मिलाकर रूट 24 की वैल्यू तो कंप्लीट नहीं है, तो ये नॉन इंटीजर हो गया और इरेशनल हो गया, मतलब रैशनल नहीं हुआ। सिमिलरली रूट 26 की वैल्यू लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगी, 5.10 ऐसे कुछ आ सकती है, पर कंप्लीट तो नहीं आई ना, तो यार कंप्लीट नहीं आई तो डिनोमिनेटर तो इंटीजर निकला पर न्यूमरेटर नहीं निकला, ये क्या कहता है? दोनों होने चाहिए। अब रूट के अंदर क्या सर सारे नंबर फिर इंटीजर रैशनल होंगे या कुछ इरेशनल भी बचेंगे? तो इसका आंसर रॉन्ग हो गया था, रूट 9 इरेशनल है, एक ही जने का आंसर रॉन्ग हुआ था। तो सुनो, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं तब तक वो रैशनल है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है तो वो इरेशनल है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको एक लिस्ट दी है जिसमें मैंने कुछ स्क्वायर्स लिखे हैं, थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करता हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का। तेज चिल्लाने से क्या ज्यादा आता है क्या? 6 का स्क्वायर, 7 का 49 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको 25 या 30 तक के स्क्वायर की शीट दी है, याद होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात होगी, याद होगा। अब सुनो इधर, ये जो राइट साइड पे नंबर्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? बोलो। ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? मतलब ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं, जैसे ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो जो नंबर किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं उनको क्या कहते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट के अंदर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स रख दें तब तक तो ये रैशनल ही रहेंगे। क्या रहेंगे ये? क्यों रहेंगे? जैसा अभी इसने कहा रूट 9, तो रूट 9 रैशनल ही रहेगा, क्योंकि रूट 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 9/1 लिख सकता हूँ, और रूट 9 की वैल्यू एग्जैक्ट 3 आती है, तो इंटीजर मिल गया ना, टी और क्यू दोनों इंटीजर मिले नहीं मिले भाई? 3 पॉइंट समथिंग थोड़ी ना मिला, या 2.93 ऐसे कुछ थोड़ा ना मिला, परफेक्ट आंसर मिला ना मुझे, जिसको हम कहते हैं इंटीजर, और नीचे 1 है तो 3 भी एक इंटीजर, 1 भी एक इंटीजर, तो रूट 9 को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाया, पी और क्यू दोनों इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू 0, तीनों डेफिनेशन फुलफिल, तो रूट 9 हमारा रैशनल माना। इसी तरीके से सारे जितने भी लिख रहे हैं सारे के सारे रैशनल हैं। अब इरेशनल कौन कौन से हैं? जो इनके बीच में बचते हैं, जैसे 1 और 4 के बीच में क्या बचा? 2 और 3, क्या बच गया? 2 और 3, तो रूट 2 रूट 3 इरेशनल। फिर 4 और 9 के बीच में क्या बच गया? रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8, सारे के सारे इरेशनल। फिर 9 और 16 के बीच में जो नंबर्स बच गए उनके ऊपर रूट लगा, वो इरेशनल। यानी परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के बाकी कुछ भी लगाओ वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? क्लियर है क्या? बोलो, हाँ बोलो। परफेक्ट क्यूब भी होते हैं, ऐसे रैशनल नंबर्स की गिनती बहुत है, इनफाइनाइट है, डिटेल में जाएंगे तो। लेकिन अभी अपन हमारे कोर्स में इरेशनल नंबर को केवल रूट के नजरिए से ही देखा गया है, और एक एक्स्ट्रा और जोड़ लेना इसमें पाई, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक कोई नहीं निकाल पाया। 22/7 उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, तो उसकी जब वैल्यू ही नहीं है तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखूं? लिख ही नहीं सकता, तो फिर वो इरेशनल। समझ गए? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है?
रैशनल इरेशनल क्लियर है? बोलो रैशनल क्या होता है? पहली चीज पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। दूसरी चीज पी और क्यू दोनों या क्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरी चीज पी और क्यू दोनों इंटीजर्स, मतलब कंप्लीट नंबर्स। इधर आइए इंटीजर्स पे आइए। इंटीजर्स को अधूरा छोड़ के आए थे हम, इधर आइए इंटीजर्स पे। इंटीजर मतलब अभी सुनाई नहीं दिया, सारे बोलो। तो माता जी का जयकारा लगाने के लिए कौन बोला? ठीक है, तो कंप्लीट नंबर मैं एक बार लिख रहा हूं, अभी अभी आपको बताया भी सही मैंने कि नंबर लाइन पे जनरली अपन इंटीजर से मार्क करते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। -1 -2 -3। सर वापस से क्यों बता रहे हो? क्योंकि दो टाइप के नंबर्स ऐसे हैं जो इंटीजर्स में से निकल के आते हैं, तो जब इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो लगे आप उन दोनों को भी कवर करेंगे। दो टाइप के नंबर्स ऐसे हैं जो कहां से निकल के आते हैं। अब सुनना, इंटीजर्स तो सर नेगेटिव भी होते हैं एंड सो ऑन, इधर भी सो ऑन, अनंत है उधर भी अनंत है ना। और पॉजिटिव भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। ये न्यूट्रल, ये पॉजिटिव। आपको पता है मैं किन टाइप के नंबर्स के बारे में बताने वाला हूं? नहीं पता? अब सुनो, इन सारे इंटीजर्स में से जो कि कंप्लीट नंबर्स हैं, अगर नेगेटिव नंबर्स उड़ा दें, सारे नेगेटिव नंबर्स उड़ा दें, तो बचे कौन से? न्यूट्रल और पॉजिटिव। न्यूट्रल और पॉजिटिव। अब ये जो नंबर बचे हुए हैं इनको कहते हैं होल नंबर। तो कल को कोई आपसे पूछे ना होल नंबर्स की डेफिनेशन बताओ, तो आप ऐसे मत बताना 0 1 2 3 4 5, ये बच्चे बताते हैं। आप क्या बताओगे डेफिनेशन? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहोगे? इंटीजर से नेगेटिव हटा दे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहोगे, नहीं कहोगे? सो होल नंबर्स बोले तो नॉन नेगेटिव। रुको जरा, अब इसमें से 0 भी हटा दूं, अब इसमें से 0 भी हटा दूं, तो अब बचे हुए नंबर्स पता है क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? गलत। सिंपल सी बात करना, पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर 0 भी हटा दिया तो पॉजिटिव बच गए ना, 0 भी हटा दिया तो क्या बच गए? पॉजिटिव। तो नेचुरल नंबर बोले तो पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर बोले तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। दो कैटेगरी के और नंबर बताओ, इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड क्या होते हैं वो बताओ फिर आप। चलो इवन एंड ऑड, इवन एंड ऑड। अब दो कैटेगरी बचती है, वो कल करेंगे। इवन एंड ऑड बचती है एक, तो वो क्या होते हैं कल देखेंगे। और प्राइम एंड कंपोजिट, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइम एंड कंपोजिट, ये चार कैटेगरी कल देखेंगे, फिर कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। जाओ। We have not listened anything from you, so take your thank you back. Okay, thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Arisha. Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. आज क्यों कौन मस्ती कर रहा था साइंस की क्लास में? साइंस की क्लास में किसने मस्ती करी? सर ने हाथ साफ किया किसी में? कार्तिक कौन है? प्रियांशु तेरे पे हाथ साफ कर लिया सर। गलत, तू भी ऐसे काम करने लग गया, तेरे से तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो तू अलग बैठ इनसे। क्यों लिया था? चलो देखो इधर, आधी बातें नहीं, सीधा बैठ। नंबर सिस्टम कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एंड दिस इज द रिवीजन सेशन। तो रिवीजन सेशन में हम थोड़ी सी स्पीड, ज्यादा भी नहीं, दोगुनी भी ना करें तो 1.5 गुनी तो करेंगे, ठीक है। 1.5 गुनी मतलब समझ गया ना, पिछली बार से 1.5 गुनी स्पीड तो कब से, 2 गुनी नहीं कर रहा हूँ पर 1.5 गुनी तो करेंगे। और फिर तीसरा रिवीजन हुआ तो उसमें 4 गुनी होगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें तो केवल क्वेश्चन करेंगे, इंट्रोडक्शन नहीं होगा, अभी तो इंट्रोडक्शन भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। सो कल हमने नंबर्स की नॉलेज से ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो फटाफट से रिकॉल करते हैं। अब ये प्रॉब्लम होती है, देखो एक कॉन्सेप्ट अगर एक दिन का थोड़ा सा भी रह जाता है ना, तो अगले दिन रिकॉल तो करवाना पड़ता है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ वो खत्म हो जाए उसके लिए, लेकिन रह गया आपकी भूख की वजह से, आपको भूख लग गई इस वजह से। चलिए, तो नंबर दो टाइप के होते हैं,
नंबर दो टाइप्स के होते हैं, फटाफट से रिकॉल करो, रियल एंड, जिसमें से इमेजिनरी हमारे काम के इस साल नहीं है, so we will only talk about the real numbers. So real numbers का क्लासिफिकेशन किया, they are also of two types. What are the classification? Rational और irrational. ठीक है, रैशनल इरेशनल की डेफिनेशन समझने के लिए आप केवल रैशनल की डेफिनेशन समझ लो, जो रैशनल की डेफिनेशन फुलफिल ना करे वो इरेशनल। तो रैशनल की डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स थे, शॉर्ट में बताओ। पहली चीज, P अपॉन Q में जिन नंबर्स को लिख सकते हो। दूसरी चीज, Q नॉट इक्वल टू 0। तीसरी चीज, P एंड Q शुड बी इंटीजर्स, इंटीजर्स नहीं इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है, क्लास 11 में आप सीखोगे इंटीजर्स को जेड लेटर से मार्क किया जाता है, जेड से, अभी भी पता होगा कईयों को। इंटीजर्स जैसे नेचुरल नंबर्स को एन से, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से, रैशनल नंबर्स को क्यू से, रैशनल को टी से, रियल नंबर्स को आर से, इमेजिनरी नंबर्स को जेड से। इमेजिनरी नंबर्स को वापस जेड से डिनोट किया जाएगा, इंटीजर्स को भी जेड से, इमेजिनरी। तो ये कुछ नोटेशन आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ोगे सीखो। तो अभी तो चलो नोटेशन याद नहीं तो भी ठीक है। अब घूम फिर के बात आगे, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स के बारे में हमने क्या सीखा था, कंप्लीट नंबर्स। कंप्लीट नंबर्स जो कि 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, क्या, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। उसमें से नेगेटिव हटा दें, न्यूट्रल और पॉजिटिव रहने दें, तो वो क्या होते हैं, होल नंबर्स। और उसमें से नेगेटिव के साथ साथ न्यूट्रल भी हटा दें, केवल पॉजिटिव रहने दें, तो वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। इतना हमने कल कवर किया था, बस इसके आगे कुछ नहीं किया था। हाँ, इवन ऑड भी किया था, इवन ऑड नहीं किया था शायद, नहीं किया था। चलो, तो ये सब कुछ आता है सबको, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में बात करते हैं, इवन एंड ऑड नंबर। और फिर एक क्लास क्लासिफिकेशन बचेगा जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, उसको भी कवर करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट भी है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, उसको भी देखेंगे। पहले इवन एंड ऑड तो सबको पता होना चाहिए, बोलो इवन एंड ऑड का मतलब, डिविजिबल बाय 2 एंड नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन, जो 2 से डिवाइड ना हो वो है ऑड। ठीक है, क्लियर, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो है इवन, जो 2 से डिवाइड ना हो वो है ऑड। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर बताओ इवन। अब देखो, पहला और आखिरी नंबर बताया नहीं जा सकता। अगर नेचुरल नंबर्स में से पूछूं तो पहला नंबर 2 है, अगर होल नंबर्स में से पूछूं तो पहला नंबर 0 है, क्योंकि 0 भी 2 से डिवाइड, 0 तो हर किसी से डिवाइड हो जाता है, उसमें तो रत्ती भर भी ईगो नहीं है, किससे भी डिवाइड करा लो हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो जनरली देखो, हम नेचुरल नंबर्स में से काउंट करते हैं, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अब हम क्लास 9th में आ गए, तो अब अपन इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब इवन नंबर्स माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो गए, प्लस इंफिनिटी में जाएंगे। कैसे, देखो, मैं सेंटर पे रखूंगा 0, उसके बाद 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। उसके बाद और नेगेटिव में भी होंगे, -2, -4 अप टू माइनस इंफिनिटी, अप टू माइनस। तो ये सारे नंबर्स इवन है, ये सारे नंबर्स क्या है, इवन। क्योंकि इनमें से कोई भी नंबर आप उठा के देख लो और 2 से डिवाइड करके देखो, पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। जैसे इसको 2 से डिवाइड किया तो -5 टाइम्स कट जाएगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो -1 टाइम्स कट जाएगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो अगेन 0 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। पूरा पूरा कट रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, कोई डेसिमल आंसर नहीं आ। तो ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर। और जो इंटीजर्स, अच्छा, इवन एंड ऑड में क्लासिफिकेशन ओनली एंड ओनली इंटीजर्स का होगा, समझ गए, ओनली एंड ओनली किसका होगा, नॉन इंटीजर्स का क्लासिक। नॉन इंटीजर्स कभी भी इवन और ऑड नहीं हो सकते, इवन और ऑड कौन हो सकते हैं, इंटीजर्स। तो ये भी इंटीजर्स हैं, लेकिन इनके बीच के जो बचे हुए इंटीजर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑड। जैसे बचे हुए इंटीजर्स लिखते हैं, जैसे कि आप देखो, 0 के बाद 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7, 9 एंड सो ऑन बचते गए। इधर आओ, नेगेटिव साइड में -1, -3, -5, तो जो ब्लू है वो तो है ऑड, और जो रेड है वो है इवन। और ये सारे के सारे हैं इंटीजर्स, सारे के सारे हैं इंटीजर्स। अब देखो, अनंत है ये तो, वैसे अनंत है ना, बोलो, इधर की साइड पे अनंत है, इधर की साइड पे अनंत है। लेकिन हम मोटे मोटे अंदाजे से कह सकते हैं कि सारे के सारे इंटीजर्स को हम डिवाइड करें तो आधे इवन है, आधे ऑड है। कह सकते हैं आधे इवन है और आधे ऑड है, ये मोटा मोटा अंदाजा है, क्योंकि अब गिने तो है नहीं टोटल कितने हैं।
लेकिन हर एक के बाद मतलब अल्टरनेट तरीके से हर एक के बाद इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड चल रहा है, तो एक मोटा मोटा अंदाजा है कि इंटीजर्स को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो आधे इवन आधे ऑड। डन। चले लास्ट क्लासिफिकेशन पे, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट प्राइम एंड, खड़ी हो, पीछे पीछे चलो, एंड कीप स्टैंडिंग। हाथ से कैसे देखते हैं? मैंने देखा आपको, मैंने आपको चूटी भरते हुए देखा। चलो पीछे चलो जल्दी। उसने भी भरी, इशिका किस किसने भरी? चल बता। इसने और इसने, अवधि ने, ये दोनों खड़े हो जाओ। स्टैंड अप बोथ ऑफ यू। नहीं नहीं सुनना मुझे, नथिंग। चलो आ रहे आप पीछे चलो। जो भी था, अब आप उधर चलो। ठीक है, अब आप पीछे चलो, सुन लिया मैंने। अब आप पीछे चलें और आप उस कोने में चले, दोनों अलग अलग कोने में चले और खड़े रहें। हाँ, और मैं मम्मी को भेजता हूँ आज की रिकॉर्डिंग, मम्मी को भेजता हूँ आज की रिकॉर्डिंग जिसमें आपकी फोटो भी आ रही है, ताकि थोड़ी, और आपकी मम्मी को भी भेजता हूँ ताकि थोड़ी बहुत आपकी बदमाशियां कंट्रोल हो। ऐसा नहीं है बेटा मैं गर्ल्स को कुछ नहीं बोलता हूँ, दैट मीन्स आप कुछ भी कर सकते हो। बॉयज ही बॉयज को, गर्ल्स को थोड़ा कम बोलते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स जो है कम मस्ती करती हैं कंपेयर टू बॉयज। लेकिन अगर आपकी मस्तियां ज्यादा वैसी बढ़ती गई जितनी बॉयज की है, तो फिर पनिशमेंट भी वैसा ही मिलेगा जैसे बॉयज को मिलता है। ठीक है, ये भी कर रही थी क्या मस्ती? चलो अब जो पकड़ा गया वो दोषी है मेरे लिए। आ जाओ नेक्स्ट, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। सो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में से हम उठा लेते हैं, जैसे इवन ऑड में था, जो इवन नहीं है वो ऑड है और जो ऑड नहीं है वो इवन है, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, जो इरेशनल नहीं है वो रैशनल है। ठीक उसी प्रकार जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है और जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक वैसा नहीं है, ठीक वैसा नहीं है, जैसा इवन ऑड और रैशनल इरेशनल में होता है वैसा ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। यानी कि प्राइम नंबर की कुछ डेफिनेशन है वो समझनी है और कंपोजिट नंबर की भी कुछ डेफिनेशन है वो समझनी है, और दोनों की अपनी अपनी डेफिनेशन है। जैसे रैशनल इरेशनल में क्या था, रैशनल की डेफिनेशन समझ ली, अब ये डेफिनेशन जिस नंबर के लिए फेल हो गई वो ऑटोमेटिक इरेशनल पे आ गया। इरेशनल की अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है, इरेशनल की डेफिनेशन यही है कि जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल, दैट्स इट। लेकिन प्राइम एंड कंपोजिट की डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट। प्राइम की अलग डेफिनेशन है, कंपोजिट की अलग डेफिनेशन है। तो मैं स्टार्ट करता हूं प्राइम नंबर की डेफिनेशन से। ठीक है, वन मोर थिंग, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स ओनली एंड ओनली पार्ट एंड पार्सल होंगे नेचुरल नंबर्स के। किसके? 1 2 3 4 से जो नंबर से स्टार्ट होते हैं उससे पहले के नंबर्स में से आप क्लासिफिकेशन नहीं करोगे कि कौन सा प्राइम है कौन सा। आप क्लासिफिकेशन करना कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से, मतलब नेचुरल नंबर से आप क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन दे दें हम। तो देखो ध्यान से सुनना, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। मैं लिख के बताता हूँ और फोकस करो, उसका मीनिंग अगर आप हिंदी में समझ गए तो आपको याद हो जाएगा इसका असली मीनिंग क्या है। अब भाज्य का मतलब होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, भाज्य वो है, ये अभाज्य है। ये क्या है? वो है भाज्य। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, मीनिंग क्या है? जो टूट सकता हो वो है भाज्य, जो टूट नहीं सकता हो वो है। अब तोड़े कैसे नंबर को? कैसे तोड़े? फैक्टराइज करके। कैसे तोड़े? फैक्टराइज करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 6 को तोड़ो तो आप तोड़ दोगे 2 इंटू 3, तोड़ दोगे। मैंने कहा 8 को तोड़ो तो आप तोड़ दोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तोड़ दोगे। मैंने कहा 10 को तोड़ो जरा तो आप तोड़ दोगे 20। तो ऑल ऑफ दीज आर कंपोजिट नंबर्स, ऑल ऑफ दीज आर। अब मैंने कहा 3 को तोड़ो तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको 3 इंटू 1 लिख सकते हो, यानी आपको 1 का सहारा लेना पड़ा, इधर 1 का सहारा लेना पड़ा कहीं भी, तो 1 का सहारा लेना पड़े उसको तोड़ने के लिए तो वो प्राइम नंबर्स माना जाएगा। और बिना 1 के सहारे के अगर कोई टूट रहा है तो वो कंपोजिट है। ये तो हो गई एक अप्रोच,
ये तो हो गई एक अप्रोच, और आगे पीछे आपको मेन अप्रोच यही काम आएगी कि जिसको अपन फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो वो तो है कंपोजिट, जो नहीं कर पा रहे हैं वो प्राइम। अब दूसरी अप्रोच पे आओ। बेसिक डेफिनेशन नहीं बताई अभी मैंने, बेसिक डेफिनेशन बताऊं उसकी मैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस नंबर के केवल और केवल एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स हो, क्या कहा मैंने, जिस नंबर को फैक्टराइज करने पर, नीलेश नीचे क्या है, कुछ प्राइम नंबर गिर गया तेरा नीचे, इधर है सारे। जिस नंबर को फैक्टराइज करने पर एग्जैक्टली दो ही फैक्टर्स मिलने चाहिए, ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा। एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स मिलने चाहिए, दो। उनमें से एक होना चाहिए वो खुद, एक होना चाहिए वन। समझ आया? जिस नंबर के फैक्टराइज फॉर्म में एग्जैक्टली, एग्जैक्ट वर्ड है ये मेरे, कि दो ही फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो वो खुद दिखाई देना चाहिए और एक उसके साथ में वन दिखाई देना चाहिए। जैसे कि अभी 3 था तो 3 की फैक्टराइज फॉर्म में दो ही फैक्टर्स हैं, 3 और 1, दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो वो खुद है और एक 1 है। आप कहोगे सर इसके भी तो दो ही फैक्टर्स है, लेकिन इसके दो फैक्टर्स में 1 और 10 थोड़ी ना है, खुद और 1 थोड़ी ना है, कुछ अलग है, तो 2 और 5। तो खुद और 1 ये दो फैक्टर्स जिसके होते हैं वो होता है प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। जिस नंबर की फैक्टराइज फॉर्म में दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उसमें तो एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं और वो दो फैक्टर्स भी फिक्स हैं, कौन कौन से, एक तो खुद और एक 1। और जिस नंबर के फैक्टराइज फॉर्म में दो से ज्यादा नंबर ऑफ फैक्टर्स दो से ज्यादा हो जाए, 3 4 5 फिर चाहे से कितने भी हो, मिनिमम 3 हो जाए, दो से ज्यादा हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये चीज क्लियर है? अब थोड़ा सा इसको याद रह जाए, क्या हुआ, नहीं उधर ही खड़ी रहे, सबको देखना चाहिए, खड़ी रहे, खड़ी रहे, स्टैंड ओवर देयर। हाँ ठीक है, हाँ कहा क्या कह रहा था मैं, थोड़ा सा फनी वे में याद कर रहा था। ये तो हो गई एक ऑथेंटिक डेफिनेशन, पढ़े करे अच्छा याद होता है, आप फील करो, एक्सपीरियंस करो, या तो बिल्कुल याद नहीं होता या बहुत अच्छा याद होगा, देखते हैं आपके साथ क्या केस है। ठीक है, हाँ तो जो डेफिनेशन वाइज अप्रोच थी वो क्या थी, फैक्टराइज फॉर्म। फैक्टराइज फॉर्म में एग्जैक्ट टू फैक्टर्स जिसमें एक तो खुद हो और एक वो एक 1 हो, तो वो तो है प्राइम, और दो से ज्यादा फैक्टर्स हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट। ठीक है, डन। अब थोड़ी सी फनी लैंग्वेज या फिर यूं कहें एक कैजुअल लैंग्वेज जो हमको याद हो जाए आगे के लिए। तो जो नंबर केवल और केवल दो शादियों में जाता है, एक तो 1 की शादी में, 1 कौन होता है, 1 दुनिया में क्या चीज है जो एक है, वो है, अकेला ही है, तेरे अलावा, मतलब तू जो है तू क्या है, तू लड़का है तो लड़की क्या और नहीं है क्या, जो तादाद में केवल एक है वो है गॉड। ठीक है ना, बाकी सब तो नंबर्स में है पर भगवान एक ही है ना। तो 1 मतलब 1 की शादी में मतलब भगवान की शादी में जाना ही पड़ेगा, और एक खुद की शादी में भी जाना ही पड़ेगा ना, शादी कैसे होगी, समझ गए? तो जो जो नंबर दो शादियों को अटेंड करता है, एक तो खुद की और एक गॉड की, गॉड के इनविटेशन को कोई नहीं बुला सकता भाई, उनमें तो जाना ही पड़ेगा, वो तो है प्राइम। प्राइम मतलब क्या होता है, वीआईपी, भैया कहीं एरी गरी शादियों में नहीं जाता, खुद की में जाएगा भगवान की में जाएगा बस। और बाकी जो नंबर्स हैं जो दो से ज्यादा शादियों में जाए, जैसे नंबर है 10, नंबर है 10 और बेटा 2 की शादी में घूम रहा है, भाई 2 की शादी में तू क्या करने गया, तू 10 है तो 10 की शादी में जा या 1 की शादी में जा, तो और रिमेनिंग फैक्टर्स मिल गए ना, तो उस नंबर को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा 7, तो 7 की शादी में जाएगा, मतलब आप ऐसे देखो 7 किसकी टेबल में दिखाई देगा, तो 7 1 जा 7, 7 की टेबल खुद की टेबल में दिखाई देगा, और 1 की टेबल में सारे दिखाई देते हैं, 1 into 7 7, तो बस खुद की शादी में गया और 1 की शादी में गया, तीसरी। हाँ अब बताओ 7 को कभी 2 की टेबल में देखा है, कभी 3 की टेबल में कहीं खेलता हुआ दिख गया हो, हाँ 4 की टेबल में कभी कोने में पड़ा हो, नहीं है ना, नहीं है, तो 7 किसी और तीसरी शादी में नहीं जाएगा, तो इसको हम कहेंगे भैया तू वीआईपी, और वीआईपी को दूसरे शब्दों में कहते हैं प्राइम। हम ऐप के अंदर मेंबरशिप लेते हैं ना, प्राइम मेंबरशिप, प्राइम मेंबरशिप मतलब वीआईपी है ये, है ना, ये एरा गैरा इंसान है। अब जैसे मैंने कहा 9, क्या कहा मैंने, अब 9 किस किस की टेबल में आएगा, देखो शुरू से स्टार्ट करो, 1 की में आएगा, फिर 3 की टेबल में भी दिखाई देगा, 3 3 जा 9 दिखाई देगा, और 9 खुद की टेबल में भी दिखाई देगा। तो भैया तू भगवान की शादी में गया चलेगा, तू खुद की शादी में गया चलेगा, तू 3 की शादी में क्या खाना खाने गया था, ठीक है, तो तू दूसरे की शादी में नहीं जा सकता, तो अब आप वीआईपी नहीं रहे, अब तो आप अरे गहरे बन गए, अरे गहरे बन गए, तो आप हो भैया कंपोजिट, आप हो भैया क्या, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो अब किसी भी नंबर के लिए मैं पूछूं तो आप बता सकते हो कि प्राइम है या कंपोजिट, रेडी, ओके, सो इस कैटेगरी में प्राइम,
इस कैटेगरी में कंपोजिट। ठीक है, इधर नंबर ऑफ फैक्टर्स, डोंट इंटरप्ट मी, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2, इधर नंबर ऑफ फैक्टर्स 2, इधर नंबर ऑफ फैक्टर्स 3। स्टैंड स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, डोंट टेक सपोर्ट ऑफ द वॉल और एनीथिंग। नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, खुद को भी छुट्टी नहीं भरेगी बाद के बाद, देख लेना। नंबर ऑफ फैक्टर्स 2, नंबर ऑफ फैक्टर्स ग्रेटर देन 2, इधर तो एग्जैक्ट 2, इधर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़े तो कितने भी हो कह नहीं सकते, इधर एग्जैक्ट 2 है, 2 में भी एक तो 1 और एक इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद ही, ठीक है, और वहां पे तो 2 से ज्यादा है तो कितने भी होंगे। ठीक है, तो ये तो इनकी डेफिनेशन। आप चाहो तो आपकी समझ के लिए आप ऐसी डेफिनेशन नोट डाउन कर सकते हो, वैसे जो पुराने नोट्स है उसमें जो स्टेटमेंट वाइज पूरी डेफिनेशन आपको दी हुई है। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं, लेट्स सी। तो जिससे पूछूं वो जवाब देगा। हर्षित आप बताओ, 11 प्राइम या कंपोजिट? 11 प्राइम किस किस की टेबल में आता है? 11 1 की में और बस 1 की टेबल में आता है, खुद की में भी आता है। 11 बन जाए 11, तो 1 और 11 में ही आता है 11। और किसी टेबल में देखा कभी किसी ने, कभी 10 की टेबल में दिख गया और यदि नहीं दिखा, ओके, तो 11 को हम इस कैटेगरी में डाल दें। ठीक है, बैठो। हाँ मेहुल, आप मुझे बताओ 33 कंपोजिट, 33 किस किस की टेबल में आता है? स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 3 से पहले 1 है ना, असेंडिंग नेचुरल नंबर से स्टार्ट करो। सबसे पहले 33 किस में आएगा? सेकंड 3 में भी आएगा, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करके। आगे बोलो 11 और फिर खुद में 33 का 30, बस 4 टेबल में आ गया, तो मोर देन 2 की कैटेगरी में चला गया। भैया तू 1 और 33 तक ठीक था, लेकिन तू 3 और 11 की टेबल में क्यों गया? दूसरे की शादी में क्यों गया? गया तो फिर तू एरा गया, फिर तू प्राइम नहीं है, किधर आएगा? इस कैटेगरी में आएगा। डन, बैठो। हाँ अक्षत, आप मुझे बताओ। अब देखो इसके लिए टेबल्स याद होनी चाहिए, क्योंकि क्या छोटे मोटे नंबर्स तो पता चल जाते हैं कि टेबल किस टेबल में आते हैं किस में नहीं आते, लेकिन थोड़े से बड़े नंबर दूंगा तो फिर आपको अगर टेबल याद है तो यह पता लगा सकते हो। तो आप मुझे बताओ 37 किसकी टेबल में आएगा नहीं आएगा, ये इसके लिए टेबल्स अच्छी खासी याद होनी चाहिए। आपके लिए है ना मेरे पास दूसरा नंबर, खत्म थोड़ा हो गए, बहुत सारे नंबर है मेरे पास। अगर वो गलत बताता है तो फिर आपको मौका देंगे, और फिर भी आपको मौका देंगे, इतना उतावले हो रहे हो तो रुक जाओ। हाँ 37 प्राइम में है, प्राइम है क्या 37? कितने लोग मानते हैं प्राइम है? जो सारे, इसने तो लास्ट में हाथ उठाया, भी सारे उठा रहे तो मैं भी उठा दूंगा, तो सारे डूबेंगे तो तू भी डूब जाएगी। प्राइम है की कंपोजिट? प्राइम, क्योंकि 37 को आज तक हमने किसी भी टेबल में नहीं देखा अदर देन 1 एंड 37। देखो हमको 10 तक की टेबल याद है, और 10 तक की टेबल में कितने नंबर्स कवर हो जाते हैं? 100, 10 10 जा 100 हो जाते हैं, 10 into 10 100 कवर हो जाते हैं। तो 1 से लेके 100 की इस नंबर्स के बीच में, यानी 1 से लेके 10 तक की टेबल में 37 किसी भी टेबल में नहीं दिखा, दैट मींस वो नहीं आएगा, 37 की टेबल में आएगा या 1 की टेबल। तो 37 को हम काउंट करेंगे यहाँ पे, बैठो। हाँ नक्षत्र 111 प्राइम है, प्राइम है, किस किस की टेबल में आता है? एक तो खुद की में आता है, और एक 1 की में, तो अच्छा 1 की में और 111 की में, ऐसे ही 37 3 जा करना जरा। अरे गुणा तो करना आता है, मैं टेबल तो याद नहीं है। 3 7 जा 21, रिमाइंडर 3 3 जा और 2, ये ले भैया 37 और 3 की टेबल में भी बैठा है ये तो। और बताऊं 1001, 1001, 101 नहीं, पक्का? चलिए दूसरे तरीके से समझते हैं। अब इस तरीके से तो देखो जो भी नंबर हमारे सामने है, पता किस किस की टेबल में आएगा? हाँ बताओ। हाँ 1 की और 1001 में आएगा, आगे बोल, तीसरी टेबल बोल।
प्राइम है, नहीं अगर प्राइम होगा तो प्राइम ही होगा, मेरी मैथ से वो कंपोजिट थोड़ा हो जाएगा भाई। मेरे पे इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं मैथ्स बदल दूं, मैं तो केवल इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि हाँ प्राइम है और कंपोजिट है। बोलो पक्का? वन 143 into 7 करना। अभी आप कहां से बताते हो? तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, नहीं कटा। 3 से डिवाइड किया, नहीं कटा। 4 से डिवाइड किया, नहीं कटा। 5 से डिवाइड किया, नहीं कटा। मैं 7 से डिवाइड किया, कट गया। उसको मैंने 3 से डिवाइड करते ही कट गया था वो। अब इसके लिए डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। सो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है कि जो यूनिट प्लेस है वो इवन होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस इसका इवन नहीं है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है? सम ऑफ नंबर्स 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो इधर एक और एक और एक 3, एक 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 3, 3 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो वो मैम जो बचपन में पढ़ाती थी 3rd 4th क्लास में, लगता था वेस्ट है, क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ थ्रू, वो बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज। तो फिर मजे आते थे तो क्यों नहीं बताया कि 1 1 1 डिविजिबल बाय 3 है। 1 + 1 + 1 क्या होता है? 3 होता है, और 3 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इधर आओ और तुम, अब चस्का लग गया तेरे को। चलो ठीक है, तो क्लियर है। तो मैक्सिमम टेबल्स याद हो, मैक्सिमम डिविजिबिलिटी याद हो, तो हम बता सकते हैं कि कौन से प्राइम है और कौन से कौन। डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स में, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? डायरेक्ट रिजल्ट। क्योंकि कई बार मैंने लिखा है, अभी कई बार ये छोटे मोटे एग्जाम्स में एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन के आया आधे 1 नंबर का कि 1 से लेकर 100 में कितने प्राइम नंबर है। बच्चा गिनने बैठेगा तो ऑब्वियसली गिन लेगा, नो डाउट, पर थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन घूम फिर के बार बार आता है। तो अगर ये डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद हो, एज ए जीके का क्वेश्चन याद हो, तो आपका काम आसान हो जाएगा, आधे सेकंड में टिक करके आगे बढ़ोगे आप। अब वो 25 नंबर आपको घर से लिख के आने हैं, कुछ एक में लिखवाता हूँ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको, इस क्वेश्चन को स्किप करो, उससे पहले एक क्वेश्चन हो, इसको मैं स्किप करता हूँ। सबकी बात कर ली। हाँ, किसका नंबर नहीं आया था प्राइम कंपोजिट? आपका तो आ गया ना, फेल हो गया, तो 2 बार फेल हुआ है। हाँ, कोई और महारथी जो आजमाना जाएगा अपनी किस्मत? चलो अभिषेक, अभिषेक आप मुझे बताओ 1 प्राइम या कंपोजिट? प्राइम। तो प्राइम नंबर क्या होता है? डेफिनेशन बता जल्दी से। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बताओ। जिसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो एग्जैक्टली, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो एग्जैक्टली। अब 1 को फैक्टराइज करना जरा, 1 को फैक्टराइज करेगा ज्यादा से ज्यादा 1 × 1। मैंने क्या कहा था? 2 फैक्टर्स दिखने चाहिए, 2 फैक्टर्स दिखने चाहिए, दिखने चाहिए। लेकिन ये तो सेम फैक्टर्स हो गए ना, 2 फैक्टर्स का मतलब ये थोड़ा ना था ऐसे, तो फिर 1 × 1 × 1 10 बार लगा तो सब में लगा, तो सेम फैक्टर्स नहीं होने चाहिए ना। तो 1 का फैक्टर केवल 1 है। चलो दूसरे शब्दों में समझते हैं, दूसरे शब्दों में समझते हैं। 1 किसकी टेबल में आ सकता है? केवल और केवल 1। तो 1 तो केवल एक ही टेबल में आता है, प्राइम नंबर तो 2 टेबल में जाते थे। जितने भी प्राइम नंबर कवर किए कितनी टेबलों में जाते थे वो? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे उसके? 2। लिखवाया हमने, नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू एग्जैक्टली 2। इसका नंबर ऑफ फैक्टर एक ही है, तो ये प्राइम तो नहीं है। अब आ जाओ कंपोजिट। कंपोजिट की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2। तो मोर देन 2 को भी सेटिस्फाई नहीं किया इसने, इसने 2 फैक्टर्स वाली डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई नहीं किया। और मैंने कहा था जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, ऐसा मत मान लेना। कंपोजिट की डेफिनेशन से इसको चेक करना। तो कंपोजिट की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स मोर देन 2 यानी मिनिमम 3। तो इसके 3 फैक्टर्स हैं क्या?
तो इसने कंपोजिट की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई नहीं किया। सो द आंसर इज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जिंदगी में हमेशा याद रखना बेटा, एक को ना तो हम प्राइम मान सकते हैं ना ही कंपोजिट मान सकते हैं। सबसे छोटा दुनिया का प्राइम नंबर होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2। बैठो, 2 से गिनती शुरू होती है प्राइम नंबर की। 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता। और तो और दुनिया का इकलौता अकेला ऐसा प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर होने के साथ साथ इवन नंबर भी है वो है 2। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है, चेक कर लो। बाकी सारे प्राइम नंबर 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स मतलब नॉट डिविजिबल बाय 2 है। अकेला 2 ही अकेला ऐसा प्राइम, द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन इज 2। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अकेला ऐसा प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर के साथ साथ होने के साथ साथ इवन नंबर भी है वो है 2। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ उस पे। तो 1 से लेकर 100 के बीच में हमको कितने प्राइम नंबर चाहिए थे? डिलीट हो गया, चलो फिर से लिख देते हैं। 1 to 125 प्राइम नंबर्स होते हैं। कुछ एक अपन देखते हैं कौन कौन से। ठीक है, तो कुछ एक देखते हैं। सबसे छोटा तो बताया भी मैंने 2। 2 के बाद अगला बताओ 3। 3 के भी 2 ही फैक्टर्स होते हैं। फिर बोलो 4 तो कंपोजिट हो गया। 5, 4 के 2 टुकड़े हो सकते हैं। 7, 11, 13, 17, 20 किसने कहा? 23 से पहले 19 है। 19 के बाद 23, फिर बोलो 27। 3 9 27, 9 3 29, 31, 33, 11 3 जा। इस लाइन में 31 के बाद सीधे 37 आएगा। ऐसे सो ऑन करते 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 लास्ट 97 आएगा। लास्ट क्या आएगा? 1 से 100 के बीच में लास्ट 97 आएगा। तो ऐसे 25 कितने गिनवा दी मैंने आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो मैंने बता दिए। 25 में से 13 गए तो 12 और आपको इसके बीच के निकाल के लाना है। ये आपका आज का होमवर्क है, जाओ। एक्सरसाइज अपन मंडे को स्टार्ट करेंगे, कल की छुट्टी। आज साइंस सिटी सब्जेक्ट। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.